हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कल के वीडियो को कुछ रिवीजन। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। एशियाई विकास बैंक ने ताकेओ कोनिशी को भारत के लिए देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राजेश खुल्लर विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। महाराष्ट्र में कोविड-19 से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू हुआ। सुभाष कामत विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बने। भारत संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 9% की दर से गिरेगी। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020 शुरू की है। ICICI लोम्बार्ड ने बैंक एश्योरेंस में आने के लिए यस बैंक के साथ करार किया। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 900 करोड़ रुपए की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया गया। और चेतन तम्हाने की मराठी फिल्म द डिसिपल ने 77वें वेनिस फिल्म उत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में समीर कुमार खरे जी को ऑप्शन नंबर 4 समीर कुमार खरे जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी कल ही हमने पढ़ा था कि जो राजेश खुल्लर हैं इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो अश्विनी भाटिया हैं इन्हें अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो अशोक लवासा हैं, अशोक लवासा पहले भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और वो ADB के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और अशोक लवासा जी ने रेजिग्नेशन दिया है भारत के चुनाव आयुक्त के पद से, तो उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो राजीव कुमार बने हैं भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार। तो ये सारे ही अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट की हैं और सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो समीर कुमार खरे जी हैं इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो नियुक्ति हुई है उसको अप्रूवमेंट मिला है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC के द्वारा। और अभी प्रेजेंट में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे कार्य कर रहे हैं। और जो इनका कार्यकाल होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक में यानी कि इनका टेन्योर वो होगा इनकी नियुक्ति से 3 साल तक। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो HDFC के MD और CEO हैं आदित्य पुरी जी, इन्हें हाल ही में जो यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है 2020 का उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है आदित्य पुरी। तो बात आती है कि इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी स्किल के लिए। इन्होंने अपनी स्किल का यूज़ करके और अपनी मेहनत से जो HDFC बैंक है उसको एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाया है, तो इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। और जो यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है इसे 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये एक तरह का बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था और 1992 से लगातार ये अवार्ड दिया जाता है बैंकिंग सेक्टर में। और जो आदित्य पुरी जी हैं ये MD और CEO हैं HDFC बैंक के। तो आइए देख लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो जो HDFC है इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी प्रेजेंट में MD CEO हैं आदित्य पुरी जी, लेकिन जो शशिधर जगदीशन हैं इनको अप्रूवमेंट मिल चुका है
नए एमडी और सीईओ के रूप में। तो 27 अक्टूबर 2020 से एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे शशिधर जगदीशन। ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी बात करें चेयरमैन की, तो एचडीएफसी के चेयरमैन हैं दीपक एस पारेख और टैगलाइन है एचडीएफसी बैंक की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ये डे। तो जो अर्थ है अपनी पृथ्वी, इसका जो अपर एटमॉस्फेयर है, इसके चारों तरफ एक गैस की लेयर है। ओके, इस गैस की लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओके, तो जो सूरज की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें हानिकारक, तो ये ओजोन लेयर हमें उन पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी सीएफसी से काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है ओजोन लेयर को, और रेगुलर सीएफसी बढ़ ही रहा है दिन ब दिन पृथ्वी पे, और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो उस कारण से हो क्या रहा है, जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है, यानी कई जगह से उसमें छेद हो रहे हैं। तो जब ओजोन लेयर में ही नहीं रहेगी तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, तो वो डायरेक्ट पृथ्वी तक आएंगी और काफ़ी ज़्यादा वो हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि हम ऐसे सामानों का यूज़ कम से कम करें जिनमें सीएफसी यूज़ होता है। जैसे जो फ्रिज में गैस होती है उसमें सीएफसी यूज़ होता है, उसके अलावा जो स्प्रे पेंट्स होते हैं उसमें भी सीएफसी होता है, और जो कार से पॉल्यूशन होता है तो वो भी ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ऐसी चीज़ों का कम से कम यूज़ करें ताकि सीएफसी कम से कम प्रोड्यूस हो और ओजोन लेयर सही रहे, उसका डिप्लेशन ना हो। तो इसीलिए ये डे मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इस साल के लिए एक थीम रखी गई थी, वो थीम थी इस साल की ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओके, थीम ध्यान रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं उनका। तो 1 से 7 सितंबर तक हुआ नेशनल न्यूट्रिशन वीक, उसके बाद 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, और इस साल की थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इस साल की थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और उसके साथ ही हिमालयन डे। और जो हिमालयन डे है उसकी थीम रखी गई थी हिमालयाज़ एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और इस साल की थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है, और इस साल दूसरा सैटरडे था 12 सितंबर को, इसलिए 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइफ्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके साथ ही मनाया गया भारत में इंजीनियर्स डे। और अब 16 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और इसके लिए थीम रखी गई है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ बिहार डज द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स। बिहार के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक नए एम्स के इस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दी है, यानी दरभंगा में भी अब खोला जाएगा एक नया एम्स, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये जो नई एम्स बनने वाली है दरभंगा में, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। ओके, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, और इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 1264 करोड़ रुपए, और जो टाइम लगने वाला है इसके कंप्लीशन में वो है 4 साल का, यानी 4 साल में ये एम्स बन के तैयार हो जाएगा दरभंगा में। इसके अलावा बिहार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
नमामि गंगे और अमृत स्कीम के तहत 7 प्रोजेक्ट को और मंजूरी दी गई है, जिसमें से जो 4 हैं, ओके, ये 4 जो प्रोजेक्ट हैं ये वाटर सप्लाई से रिलेटेड हैं। एक जो रिवर है, रिवर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है एक प्रोजेक्ट, और जो बाकी के 2 प्रोजेक्ट हैं ये सेवरेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं। ओके, तो 4 प्रोजेक्ट हैं वाटर सप्लाई से रिलेटेड, एक है रिवर के डेवलपमेंट से रिलेटेड, और जो बाकी के 2 प्रोजेक्ट हैं वो हैं सेवरेज ट्रीटमेंट के रिलेटेड। और इन 7 प्रोजेक्ट के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये है 541 करोड़ रुपए का, मतलब 541 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है इन प्रोजेक्ट में। और इन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और इन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में। और इंजीनियर्स डे तो आपको पता ही है, अभी मनाया गया है, यानी 15 सितंबर को मनाया गया है इंजीनियर्स डे। और जो बिहार है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान, और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है ये पेटीएम का ही एक पार्ट है। ओके, पेटीएम का ही एक पार्ट है। ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग तरह के गेम खेल सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं और वहाँ पे रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। तो ये भी नया नया लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। उसके अलावा रोहित शर्मा को भी हाल ही में जो एक स्पोर्ट्स का आईबियर ब्रांड है, ओके, ओकले, ओके, ये स्पोर्ट्स के चश्मे बनाती है कंपनी, तो ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। उसके अलावा जो सुरेश रैना है इन्हें भी हाल ही में 9 स्टैक्स, ओके, 9 स्टैक्स एक ऐप है जो कि एक ऑनलाइन पोकर गेम का ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन पोकर खेल सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है 9 स्टैक, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। और जो भुवनेश्वर कुमार हैं और उन्हीं के साथ वुमेंस क्रिकेट टीम से स्मृति मंधाना को एक ऐप है प्लेयर स्पॉट, ओके, प्लेयर स्पॉट, तो इस प्लेयर स्पॉट के एम्बेसडर के रूप में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा अभी रिसेंट में ही एक ऑनलाइन लीडिंग एजुकेशन ऐप है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग, ओके, तो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय टीम के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को, ओके, तो विराट कोहली होंगे नए ब्रांड एम्बेसडर ग्रेट लर्निंग के। और वहीं पे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जूही चावला, उन्हें अभी हाल ही में जो इमामी है, तो इमामी अभी हाल ही में उन्होंने हाइजीन रेंज लॉन्च किया है बोरोप्लस का, ओके, हाइजीन रेंज मतलब कि सैनिटाइज़र हो गया या हैंड वॉश हो गया या जो भी साबुन आते हैं हैंड वॉश वाले, तो इस टाइप के नई रेंज लॉन्च की गई हैं बोरोप्लस के द्वारा। और इसी बोरोप्लस के हाइजीन रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है जूही चावला को। तो काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर कवर हो गए आपके एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ यस बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर्स ऑफ यस बैंक। किस बीमा कंपनी ने यस बैंक के ग्राहकों को अपने उत्पाद वितरित करने के लिए यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत जो SBI जनरल इंश्योरेंस है वो अपने जो भी इनके नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट हैं तो इन प्रोडक्ट्स को वो बेचेगी यस बैंक के कस्टमर्स को, ओके। और अभी हमने कल ही के वीडियो में देखा था कि जो ICICI लोम्बार्ड है इन्होंने भी यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है बैंक एश्योरेंस में आने के लिए। तो ICICI लोम्बार्ड भी याद रखिएगा और SBI जनरल इंश्योरेंस भी याद रखिएगा, दोनों ने यस बैंक के साथ ही टाई अप किया है। तो जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के MD और CEO अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे नए, वो हैं प्रकाश चंद्र कंदपाल जी के, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है। उसके बाद इस SBI जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों, ओके, सुरक्षा और भरोसा दोनों। उसके बाद जो यस बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार, और टैगलाइन है यस बैंक की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट रिसेंटली। हाल ही में संसद द्वारा
विमानों के लिए कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तभी हाल ही में पार्लियामेंट ने एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को पास किया है। तो ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल सबसे पहले 17 मार्च को लोकसभा में पास किया गया था। उसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले राज्यसभा ने इसको अप्रूवमेंट दिया है और इस बिल के तहत जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का के एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। तो इस नए बिल के अनुसार जो 3 एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इस बिल के अनुसार ये जो 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इनको चेंज करके अब स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया जाए और इन्हें हेड किया जाए, यानी इनकी अध्यक्षता की जाए एक सिंगल डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और उस डायरेक्टर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा केंद्र के द्वारा। तो ये चेंजेस दिए गए हैं इस नए एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में। और जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, ये रेगुलेट करता है जो भी एयरक्राफ्ट हैं सिविल एयरक्राफ्ट्स, तो उनके मैन्युफैक्चर, उनका पोजेशन, उनका यूज़, ऑपरेशन, उनका जो सेल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो ये सब कुछ रेगुलेट करता है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक सितंबर एस्टिमेशन व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 2020-21? एशियाई विकास बैंक के सितंबर के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी? तभी हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने सितंबर में एक और एस्टिमेशन दिया है भारत के जीडीपी को लेकर, और उस एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत का जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद वो -9% की दर से नीचे आएगा। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मतलब अप्रैल और मई में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एस्टिमेशन दिया था कि जो भारत की जीडीपी है वो -4% की दर से नीचे आएगी, और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हालात सुधर नहीं रहे हैं, तो इसलिए एडीबी ने अपना नया एस्टिमेशन दिया है, और नया एस्टिमेशन के अनुसार जो नई गिरावट की दर है वो है -9%। इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये भी एस्टिमेशन दिया है कि जो फिजिकल ईयर 2021 से 22 होगा, यानी अगला जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है वो ग्रोथ करेगी 8% की दर से। ओके, जब कोरोना का असर जो कम हो जाएगा, लॉकडाउन भी हट जाएगा, बिजनेस अच्छे से चलने लगेंगे, तो जो भारत की जीडीपी है वो 8% की दर से ऊपर उठेगी। और इसके साथ ही एडीबी ने एशिया की जो जीडीपी है उसके लिए भी एस्टिमेशन दिया है, और उस एस्टिमेशन के अनुसार जो एशिया की जीडीपी है उसमें -0.7% की गिरावट आई है, और ये 1962 के बाद पहली बार हुआ है जबकि जो जीडीपी है वो निगेटिव गई है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें गिरावट आई है, इसलिए जीडीपी निगेटिव गई है। तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ ने अभी अपना अपना एस्टिमेशन दिया है भारत की जीडीपी को लेके। तो 2020-21 का जो फिजिकल ईयर है वहाँ पे जितने भी प्रेडिक्शन आए हैं अभी तक, आइए रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले केयर रेटिंग ने प्रेडिक्शन दिया है कि जो भारत की जीडीपी है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 में -8 से लेके -8.2% की दर से गिरेगी। ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव या माइनस का मतलब है जीडीपी में गिरावट। उसका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एस्टिमेशन दिया है 9% का, क्रिसिल ने दिया है 9% का, S&P रेटिंग ने भी दिया है 9% का, उसके बाद फिच रेटिंग ने दिया है 10.5% का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 10.9% का, मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट आएगी, इंडिया रेटिंग के अनुसार 11.8% की गिरावट आएगी, गोल्डमैन सैच्स के अनुसार 14.8% की गिरावट आएगी, और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके अनुसार जो भारत की जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद उसमें 2020-21 में 23.9% की गिरावट आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020? डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मार्गरेट एटवुड मार्गरेट एटवुड को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो मार्गरेट एटवुड हैं ये एक ऑथर हैं, पोएम लिखती हैं और नॉवेल्स लिखती हैं, और ये एक कनेडियन ऑथर हैं, और इन्हें हाल ही में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज़ का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है, और जो ये अवार्ड है इसकी प्राइज़ मनी है $10,000। और 2019 में जो मार्गरेट एटवुड हैं इन्हें बुकर प्राइज़ का अवार्ड भी मिला था।
तो जो 2019 का एक्चुअली में जो बुकर प्राइज़ था ये जॉइंट विनर थी। तो जो मार्गरेट एटवुड थी, इनकी जो बुक थी द टेस्टामेंट, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था। और इन्हीं के साथ ही जो बर्नार्डाइन इवारिस्टो हैं, इन्हें गर्ल वुमेन अदर किताब के लिए जॉइंटली इन्हें भी बुकर प्राइज़ दिया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश DRDO विल ओपन अ न्यू रिसर्च लैब। मध्य प्रदेश के किस जिले में DRDO एक नई अनुसंधान प्रयोगशाला खोलेगा। तो अभी हाल ही में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी DRDO, उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जो DRDO है एक नई रिसर्च लैब खोलने वाला है। और इस नए रिसर्च लैब की जो लागत है वह है लगभग 2000 करोड़ रुपए। और इसे ओपन किया जाएगा जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, मुरैना के कैलारस जावरा रीजन में। कैलारस जावरा। और जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इस नए रिसर्च लैब के लिए लगभग 350 हेक्टेयर लैंड जो है वो एक्वायर की गई है। तो जो DRDO है इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। तो आइए मूव करते हैं अब आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले गौरी खान हैज़ ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिज़ाइन। गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी। नेक्स्ट है हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बिन री इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज़ पोस्टपोन द थॉमस कप एंड द उबर कप फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि कोविड-19 के चलते अभी संभव नहीं है थॉमस कप और उबर कप को आयोजित कराना, इसलिए उन्होंने डिसीज़न लिया है कि जो थॉमस कप है और उबर कप है इसको अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है टिकटॉक चूजेज ओरेकल एज इट्स टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर इट्स US ऑपरेशन। टिकटॉक ने ओरेकल को अपने अमेरिकी परिचालन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में चुना। और लास्ट है फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव एट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में नए सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टॉप्ड इन ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। बात करें कल की, तो कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू जमैका। जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में आर मसाकुई। आर मसाकुई इज़ द राइट आंसर। तो आर मसाकुई जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं।